फाइन। तो yesterday what we study was कि रिएक्शन टरबाइन है। रिएक्शन टरबाइन में दो सेट ऑफ ब्लेड्स होते हैं और ये दो सेट ऑफ ब्लेड्स में होता क्या है कि स्टीम इनलेट आती है। पहला सेट ऑफ ब्लेड को हम बोलते हैं फिक्स्ड ब्लेड और दूसरे सेट ऑफ ब्लेड को हम बोलते हैं मूविंग ब्लेड। फिक्स्ड ब्लेड में क्या होता है, जो होती है वो कन्वर्जेंट ब्लेड्स होते हैं और इसमें होता ये है कि जब स्टीम अंदर आती है तो अपनी एंथैल्पी लूज करके, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, अपनी एंथैल्पी लूज करके अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती है। ये हाई वेलोसिटी स्टीम जो है वो मूविंग ब्लेड के थ्रू मूव करती है और एक रिएक्शन जनरेट करती है, जिस रिएक्शन की वजह से मेरा ये ब्लेड मूव करने लग जाता है अपने रोटर के चारों तरफ। ठीक है, तो ये रिएक्शन टरबाइन होती है। रिएक्शन टरबाइन में जो एक्सपेंशन होता है यानी एंथैल्पी ड्रॉप होती है वो दो हिस्से में होती है। पहला हिस्सा होता है जिसमें नोजल में एंथैल्पी ड्रॉप होती है और दूसरा हिस्सा होता है जिस रेड वाला हिस्सा इस जहां पे आपकी ब्लेड में एंथैल्पी ड्रॉप होती है। अब इस रिएक्शन टरबाइन का एक बहुत बड़ा पार्ट ये है कि डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी मेरी जो रिएक्शन टरबाइन है वो कितने परसेंट रिएक्शन टरबाइन है। तो रिएक्शन टरबाइन का डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, कल हमने बात की थी, एंथैल्पी ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड डिवाइडेड बाय टोटल एंथैल्पी ड्रॉप इन द स्टेज। इसका मतलब ये है एंथैल्पी ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड डिवाइडेड बाय टोटल एंथैल्पी ड्रॉप। अब जो हम रिएक्शन टरबाइन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन है और इसमें डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होती है वो 0.5 या हाफ के बराबर होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा ब्लेड में एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है विच इज द हाफ ऑफ द टोटल एंथैल्पी ड्रॉप। ब्लेड में एंथैल्पी ड्रॉप हुआ H1 minus H2, दिस इज हाफ ऑफ द टोटल एंथैल्पी ड्रॉप। व्हाट इज टोटल एंथैल्पी ड्रॉप? H0 minus H2। तो रिएक्शन टरबाइन में जो पार्सन्स टरबाइन होती है वो 50% रिएक्शन टरबाइन होती है, यानी 50% रिएक्शन होती है और सम पार्ट उसका इंपैक्ट रह जाता है। ठीक है, तो हम पार्सन्स टरबाइन पढ़ेंगे जिसका डिग्री ऑफ रिएक्शन जो है वो 50%। ठीक है, तो हमने ये बात की कि हम दो तरीके की टरबाइन पढ़ चुके हैं, इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन में डी लेवल टरबाइन होगी जो हमने पढ़ी थी, जिसके बारे में हमने सारा डेरिवेशन किया था। और जब हम रिएक्शन टरबाइन पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन टरबाइन में हम पार्सन्स टरबाइन पढ़ रहे हैं और पार्सन्स टरबाइन का खासियत क्या है कि इसकी डिग्री ऑफ रिएक्शन इज 0.5 है और इट इज जस्ट 50% रिएक्शन टरबाइन। डिग्री ऑफ रिएक्शन ये डिसाइड करता है कि मेरा जो टरबाइन है उसमें जो रिएक्शन की वजह से मोमेंटम इंपार्ट हो रहा है वो कितना परसेंट है। तो इसमें 50% जो इंपैक्ट है, 50% जो यहां से लेकर के यहां तक रिएक्शन जनरेट हो रहा है उसकी वजह से मेरा मूविंग ब्लेड मूव करता है। यहां तक कोई डाउट? इसका भी डेरिवेशन है 50% का, बट अभी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूं। आगे का डेरिवेशन बहुत सिग्निफिकेंट है, इसलिए मैं चाह रहा था कि वो डेरिवेशन करके एक न्यूमेरिकल हम कर पाए। ठीक है, आज मैं आपको कुछ शॉर्ट एग्जांपल और कुछ थ्योरी और अपलोड करूंगा, उनको एक बार आप देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट व्हाट वी विल डिराइव इज द वर्क डन बाय द रिएक्शन टरबाइन। वर्क डन बाय द ना, वर्क डन जो है इसका फॉर्मूला ओवरऑल चेंज नहीं होता। तो वर्क डन हमने क्या इनिशियली डिसाइड किया था? वर्क डन हमने डिसाइड किया था कि मेरा वर्क डन होगा m इंटू यू इंटू C1 cos अल्फा 1, ये इनिशियली था जो एग्जैक्ट वैल्यू जो हमने शुरुआत में ली थी, प्लस C2 माइनस cos प्लस अल्फा 2। ये हमारा इनिशियल वर्क डन था और हमने आगे जाकर के ये कहा था कि मैं इसको डेल्टा CW की तरह डिनोट करूंगा। ठीक है, अब इससे पहले कि हम वर्क डन जाए, हम इस रिएक्शन टरबाइन की कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये जब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक आपको वेलोसिटी डायग्राम ना पता।
तो रिएक्शन टरबाइन का जो वेलोसिटी डायग्राम है, इट इज नो डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ फिगर्स टू इंपल्स टरबाइन, वैसे ही बनता है। ठीक है, C1 आपका स्टीम इनलेट है, एट अल्फा 1 आपका नोजल एंगल है, C2 आपका स्टीम एग्जिट है, अल्फा 2 आपका एग्जिट नोजल एंगल है। यहां से लेकर के यहां तक आपके ब्लेड में जो वेलोसिटी है, यहाँ पे U जो वेलोसिटी इंपार्ट होगी, तो ये ब्लेड वेलोसिटी है विच इज U। एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे रिएक्शन टरबाइन है, बट कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, देन अगर मेरे पास U वेक्टर है और C1 वेक्टर है, तो मेरे पास एक रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, रिलेटिव इनलेट वेलोसिटी विच इज V1 एंड दिस विल बी एट एंगल बीटा 1। और अगर इनलेट रिलेटिव वेलोसिटी है तो एग्जिट रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी विच इज V2 एंड दिस विल बी एट द एंगल बीटा 2। दिस verticals will be equal to C1 sin alpha 1 and C2 sin alpha 2। एग्जैक्टली वैसे ही वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम बनता है जैसा आपका इंपल्स टरबाइन में बनता है, बट चेंज क्या आता है फॉर पार्सन्स टरबाइन। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, पार्सन्स टरबाइन के लिए ओनली विच इज अ रिएक्शन टरबाइन, और इसकी डिग्री ऑफ रिएक्शन अभी हमने बात की 0.5 है। इस केस के लिए, स्पेसिफिकली इस केस के लिए C1 की वैल्यू हमेशा V2 के बराबर हो जाती है। ये जो C1 आ रहा है ना, ये C1 जो होगा, ये C1, ये बड़े वाले हाइट V2 के बराबर हो जाएगा। सेकेंड, आपकी V1 की वैल्यू जो होगी वो C2 के बराबर हो जाएगी। यानी ये जो V2 आ रहा है, V1 आ रहा है, छोटा वाला लाइन आ रहा है, ये वाला लाइन, ये C2 के बराबर हो जाएगी। और आपकी अल्फा की वैल्यू बीटा 2 के बराबर हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू, अल्फा 1 की वैल्यू बीटा 2 के बराबर हो जाएगी, यानी अल्फा 1 की वैल्यू बीटा 2 के बराबर हो जाएगी। ये इधर इन दोनों की बराबर वैल्यू होंगी, और बीटा 1 की वैल्यू अल्फा 2 के बराबर हो जाएगी। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि देयर विल बी अ सिमेट्री इन द डायग्राम। अब ये डायग्राम सिमेट्रिकल हो गया है क्योंकि इधर का लेंथ इधर के लेंथ के बराबर है, इधर का लेंथ इधर के लेंथ के बराबर है, ये दोनों इंटीरियर एंगल इक्वल है, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल इक्वल है। तो पार्सन्स टरबाइन में आपकी जो वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम होती है वो सिमेट्रिकल हो जाती है, और इस सिमेट्रिकल होने की वजह से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्सन्स टरबाइन की। ये बात समझ में आई? ध्यान देने वाली बात यह है कि रिएक्शन टरबाइन या डी-वेला टरबाइन में ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। डी-वेला टरबाइन में ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। मोहित नयाल, क्या हो गया? कुछ सर कहना सौरभ पूछा, सौरभ वीडियो नहीं आ रही सर, वो कह रहा था। क्या नहीं आ रही है? वीडियो नहीं आ रही सौरभ के। वीडियो नहीं आ रही बेटा, तो ये ऐसा है ना, तुम्हारे नेटवर्क का इश्यू होगा। बाकी लोगों को वीडियो मिल रही है? यस सर, हमें तो मिल रही है, सौरभ हाँ, को नहीं तो आ रही बस। कोशिश ये करूंगा कि वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? और नेटवर्क थोड़ा सा अपना चेक करो, ठीक है? सर आवाज तो सही आ रही है पर वीडियो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो बेटा वो आपके नेटवर्क का इश्यू है, और मैं कोशिश ये करूंगा क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है? जी सर। तो ये बात समझ में आई? पार्सन्स टरबाइन में आपकी वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम हमेशा एक सिमेट्री में होती है, और इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपको कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि अगर आपको C1 की वैल्यू पता है तो ऑटोमेटिकली V2 की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आपको V1 की वैल्यू पता है तो ऑटोमेटिकली आपको C2 की वैल्यू पता चल जाएगी। एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल पता चल जाएगा। बट ये आइडियल सिचुएशन में है। अगर वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, अगर वैल्यूज अलग तरीके से दी हुई हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसे का ऐसे ही हो। फिर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो वैल्यूज कैसे डिसाइड करते हैं। अगर वैल्यूज सिर्फ C1 और अल्फा 1 दे रखा है, एक तरफ की वैल्यू दे रखी है, तो आप उसका सिमेट्री ले सकते हैं एज पर पार्सन्स टरबाइन वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम। ठीक है? ठीक है भाई? अब हम देखते हैं
कि यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर v के टर्म्स में बोलो तो ये हो जाएगी v1 cos बीटा 1, और यहां तक की वैल्यू हो जाएगी v2 cos बीटा 2। और इसी तरीके से अगर मैं इधर नीचे वाली वैल्यू लूं, यानी cos के टर्म्स में वैल्यू लूं, c1 के टर्म्स में लूं, तो c1 के टर्म्स में ये वैल्यू हो जाएगी c1 cos अल्फा 1, और यहां तक की वैल्यू हो जाएगी c2 cos अल्फा 2। अब हम डिराइव करेंगे वर्क डन फॉर द रिएक्शन टरबाइन। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, अब हम देखते हैं इसको हम आगे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं दोबारा वर्क डन का फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने लिखा, वर्क डन ऑफ रिएक्शन टरबाइन इज इक्वल टू m इंटू यू इंटू c1 cos अल्फा 1 प्लस c2 cos अल्फा 2। ठीक है, अब हम ये जानते Yes, sir. हैं कि C2 की वैल्यू जो है वो V1 के बराबर है, और हम ये जानते हैं कि अल्फा 2 की वैल्यू जो है वो बीटा 1 के बराबर है। तो मैं ये पूरा टर्म जो है वो लिख सकता हूं V1 cos बीटा 1। यानी मेरा अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, अब मेरा वर्क डन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा m इंटू यू C1 cos अल्फा 1 प्लस V1 cos beta 1 from the velocity triangle diagram and its relations। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम में कि V1 cos बीटा 1, जो V1 cos बीटा 1 है, क्या है मेरा V1 cos बीटा 1, इतना हिस्सा है V1 cos बीटा 1, अभी हमने बताया। दिस कैन बी रिटन Yes, एज sir. C1 cos अल्फा 1 माइनस यू, C1 cos अल्फा 1 माइनस यू। तो मैं इस जगह पे V1 cos बीटा 1 को लिख रहा हूं C1 cos अल्फा 1 माइनस यू, और इस टर्म को यहां पे रिप्लेस कर दूंगा। जब इस टर्म को मैं यहां पे रिप्लेस करूंगा तो मेरा वर्क डन जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, m इंटू यू इंटू C1 cos अल्फा 1 प्लस C1 cos अल्फा 1 माइनस यू। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वर्क डन जो आएगा वो आएगा m इंटू यू इंटू ट्वाइस, देखिए ये ऐड हो गया, ट्वाइस C1 cos अल्फा 1 minus u। Now this is the formula for work done for reaction turbine। for reaction turbine, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पार्सन्स टरबाइन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इंपल्स टरबाइन से, क्योंकि हम यहाँ पे सिमेट्री का भी यूज करते हैं। इसमें यहां तक कोई डाउट है? हाँ भाई, किसी को डाउट है? No, sir. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं अभी आपको असाइनमेंट में भी दूंगा, आप इसका एक मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे, टरबाइन के बाद लिखेंगे रिएक्शन टरबाइन, इंपल्स टरबाइन, फिर इसका वर्क डन लिखेंगे, फिर इसका वर्क डन मैक्सिमम लिखेंगे, फिर इसकी एफिशिएंसी लिखेंगे, फिर एफिशिएंसी मैक्सिमम लिखेंगे, और आखिरी में लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला की मैट्रिक्स बन जाएगी जिससे आपको याद रहे। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलिए अब हम आते हैं इसकी एफिशिएंसी पे। थोड़ा सा ध्यान देकर के समझिएगा इसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ दिस इज एफिशिएंसी फॉर रिएक्शन टरबाइन। इसको डायग्राम एफिशिएंसी भी बोलते हैं और इसको ब्लेड एफिशिएंसी भी बोलते हैं। सो द सेम एफिशिएंसी इज आल्सो नोन एज डायग्राम एफिशिएंसी, और इसी को ब्लेड एफिशिएंसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया, जिसकी वैल्यू आई थी m इंटू यू इंटू 2 cos
अल्फा 1 माइनस यू, यही आई थी, देखिए यही आई थी। ठीक है, तो वर्क डन तो हमको मिल गया। और दूसरा क्या होता है, एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन एनर्जी इनपुट, यानी काइनेटिक एनर्जी इनपुट। तो C1 हमें cos अल्फा 1 होगा। सी, हाँ सॉरी C1 हाफ cos टू अल्फा, यस यहाँ C1 भी आएगा। ठीक है, यस सर। पीछे पीछे भी आया हुआ है C1, पीछे तो नहीं छोड़ दिया हमने C1, ये C1 cos पीछे अल्फा। आ रहा सर, हाँ पीछे ठीक, ठीक है। अब हमें देखना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी इनपुट हो रही है, ताकि हम अपनी एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट करें। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन टरबाइन में दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। एक एनर्जी इनपुट होगी आपकी नोजल से जो स्टीम आ रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी, विच इज हाफ C1 स्क्वायर, हाफ m C1 स्क्वायर, और m इंटू हाफ C1 स्क्वायर एक ही बात हो गई। प्लस एक काइनेटिक एनर्जी ब्लेड में जनरेट होती है जो आपके रिएक्शन की वजह से जनरेट होती है। रिएक्शन कैसे जनरेट हुआ, जितनी वेलोसिटी अंदर आई रिलेटिव वेलोसिटी, और जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बाहर गई उसकी वजह से एक रिएक्शन जनरेट होता है, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। तो जो दूसरी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी m चेंज इन रिएक्शन, चेंज इन वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो डिफरेंस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी के वजह से जनरेट हो रही है। ये v1 इज रिलेटिव इनपुट वेलोसिटी है और v2 इज रिलेटिव एग्जिट वेलोसिटी है। तो इसकी वजह से जो रिएक्शन जनरेट हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है, जो टोटल इनपुट हो रहा है मेरे ब्लेड को घुमाने के लिए, वो ये वाला एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होती है रिएक्शन टरबाइन। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब हमारी सिमेट्री वाले हालात से जो हमने पिछले बात की थी उससे हम लिख सकते हैं कि C1 इज इक्वल टू V2। हमने पीछे बताया था वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम में कि C1 इज इक्वल टू V2, C1 इज इक्वल टू V2। तो जहां पे C1 की वैल्यू आई है, सॉरी जहां पे V2 की वैल्यू आई है वहां पे हम C1 लिख सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, m को कॉमन निकालेंगे, बाय 2 को कॉमन निकाल लेंगे, C1 स्क्वायर प्लस C1 की जगह पे फिर C1 स्क्वायर आ जाएगा V2 की जगह पे, क्योंकि इसको हम C1 स्क्वायर लिखने वाले हैं। C1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहां तक समझ में आई बात? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा m बाय 2 इंटू ट्वाइस C1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बचा रह जाएगा m इंटू C1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो अभी तक जो काइनेटिक एनर्जी हमने डिराइव की वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला m इंटू C1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। अब हम अपनी सिमेट्री डायग्राम से अगर देखें तो हम ये पाएंगे, और ये हम बार बार बता भी चुके हैं, कि मेरा V1 स्क्वायर जो है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। ध्यान दीजिए C1 और V1 स्क्वायर में रिलेशन क्या है। ये मेरा V1 है, ये वाला हिस्सा मेरा V1 है, दिख रहा है आपको? ये मेरा V1 है, दिख रहा है भाई? यस सर। और ये मेरा C1 है, और C1 और U का जो डिफरेंस है, अगर समेशन होता तो इस वेक्टर का उल्टा होता, क्योंकि वेक्टर के डायरेक्शंस एक ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो ये सम होता। ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, ये C1 यहाँ पे है, U1 का डायरेक्शन ये है, तो V1 का भी डायरेक्शन ऐसे ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर वाइज हम कर क्या रहे हैं, वेक्टर वाइज हम कर रहे हैं C1 माइनस U1 वेक्टर कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, V1 मिल रहा है। ठीक है,
ठीक है दिस इज C1, yes दिस इज U1, तो ये वेक्टर हमको V1 मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, इन दोनों वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, तो वो क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस 2C1 U1 कॉस अल्फा 1, क्योंकि इनके बीच में C1 और U1 के बीच में एंगल क्या है, अल्फा 1, तो कॉस अल्फा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एंड दिस इज इक्वल टू V1 होगा। yes sir होगा भाई? ठीक है, तो मैं इसी जगह पे V1 को क्या लिख सकता हूं, V1 इज C1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 U1 कॉस अल्फा 1। ठीक है, yes और sir अब इस V1 को इस जगह पे रिप्लेस करना है। तो जब मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरा जो फॉर्मूला बचा हुआ मिलेगा मुझे, वो मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m C1 माइनस, अभी V1 की जगह पे रिप्लेसमेंट कर रहा हूं मैं, C1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 U1 कॉस अल्फा 1 होल डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो हमारा ये सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा m C1 स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस C1 U1 कॉस अल्फा 1 प्लस U1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एलसीएम जो है वो 2 है हमारा। आई बात समझ में? C1 जब ऐड करोगे तो yes C1 sir अंदर चला जाएगा ना, सॉरी ये yes C1 का yes स्क्वायर है। ठीक है, अंदर चला जाएगा ना, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। yes sir ठीक है, अब हमें अपनी काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई। तो हमारी एफिशिएंसी की बात क्या थी, एफिशिएंसी हमने लिखा था वर्क डन अपॉन इनपुट काइनेटिक एनर्जी विच कैन बी नाउ रिटन एज m, वर्क डन हमने नीचे निकाल लिया था, m u इनटू U1 स्क्वायर माइनस होगा, हाँ क्या कह रहे U1 हो, स्क्वायर U1 स्क्वायर माइनस होगा। हाँ सॉरी U1 स्क्वायर माइनस, बिल्कुल सही कहा आपने, ये U1 माइनस नहीं के होगा, साइन ये U ही रहेगा, U1 नहीं होगा, ये U रहेगा। वो V1 के टर्म्स में ये भूल गया मैं, क्योंकि ये माइनस अंदर आएगा ना तो ये माइनस हो जाएगा। यस दिस इज माइनस, वेरी करेक्ट। ठीक है, ठीक है सर। तो वर्क डन क्या हो गया, m C1 cos अल्फा 1 माइनस U होल डिवाइडेड बाय m इंटू C1 स्क्वायर प्लस 2, ये वाला नीचे कॉपी कर रहा हूं, C1 U1 cos अल्फा 1 माइनस U स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ठीक है, अब m m कट जाएगा और ये वाला 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो आएगा 2u 2c1 cos अल्फा 1 माइनस u होल डिवाइडेड बाय c1 स्क्वायर प्लस 2c1 u1, सॉरी u1 नहीं होगा, यहाँ पे u ही रहेगा, मैं बार बार u1 कर दे रहा हूँ c1 के चक्कर में, c1 u cos अल्फा 1 माइनस u स्क्वायर, ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एंड ब्लेड वेलोसिटी। दिस इज वन फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्योंकि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा भी निकालना है, तो हम इस पूरे फॉर्मूले को रो के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, और रो क्या होता है, रेशियो ऑफ ब्लेड वेलोसिटी टू द स्टीम वेलोसिटी।
इसको कन्वर्ट करने के लिए जरा ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम। इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं इस पूरे टर्म से C1 को कॉमन निकाल लूंगा, C1 स्क्वायर को कॉमन निकाल लूंगा। अगर मैं C1 स्क्वायर को कॉमन निकाल लूंगा तो देखिए मेरे पास क्या बचा रह जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं C1 स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास बचा रह जाएगा 2u 2C1 cos अल्फा 1 माइनस u होल। C1 स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास आएगा 1 प्लस 2C1 u अपॉन C1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर, ये रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। ध्यान दीजिए ये C1 और ये स्क्वायर कट जाएगा। तो जरा यहां देखिए ये वाला हिस्सा क्या बचा रह गया, यहां पे बचा रह गया u अपॉन C1 और यहां हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन C1। यहां पे C1 स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में है तो वो क्या करेगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इसको कट कर देगा, C1 स्क्वायर जो है वो यहां पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक C इधर आ जाएगा और एक C इधर आ जाएगा। इसको जब मैं रो के टर्म्स में डालूंगा, जरा देखिएगा ये मैथमेटिकल हिस्सा है, मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं घुस रहा हूं क्योंकि टाइम जो है बहुत लिमिटेड हो रहा है, यहाँ पे 6 मिनट दिखा रहा है। तो मेरी एफिशिएंसी जो आएगी, डायग्राम एफिशिएंसी, वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। 2 रो में एक्सप्लेन कर दूंगा, 2 cos अल्फा 1 माइनस रो अपॉन 1 प्लस 2 रो cos अल्फा 1 माइनस रो स्क्वायर। कैसे हो गया, ध्यान देने की बात है, फिर से मैं समझा देता हूं। ये जो नीचे C1 स्क्वायर बचा हुआ है वो इसको काट देगा, जब ये अंदर आएगा ना तो इसके साथ कट जाएगा, तो ये बचा रह जाएगा C1 बाय u बाय C1 और एक नीचे C1 यहां आ जाएगा, तो दोनों रो जो है वो आ जाएंगे। या इसको आप कर लीजिए, C1 को कॉमन निकाल लीजिए और तब इसको कर लीजिए, तब भी वैसे ही वैल्यू आएगी। बात समझ रहे हैं, समझ में आ रही बात क्या Yes. हुआ। अगर मैं इसको C1 को कॉमन निकाल लेता हूं यहां से, तो यहां पे C1 आ जाएगा, ये स्क्वायर ये कट जाएगा, तो आपको ये वाला रिलेशन दिखने लग जाएगा। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो अब हमें ये समझना है कि ये मेरी ब्लेड एफिशिएंसी है इन टर्म्स ऑफ रो, और अगर मुझे मैक्सिमा कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है कि किस कंडीशन के अंडर आएगी, तो मुझे वही पुराना वाला काम करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डायग्राम एफिशिएंसी को विद रिस्पेक्ट टू रो और उसको जीरो के टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, Yes. मैं पूरा डिफरेंशियल में नहीं जा रहा हूं, आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अच्छा, अब आप ये समझिए कि मैक्सिमम होने के लिए ये वाला टर्म मैक्सिमम होना चाहिए, ये वाला टर्म मिनिमम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अगर मुझे एफिशिएंसी को मैक्सिमम करना है तो मेरा न्यूमरेटर मैक्सिमम होना चाहिए इसको और सॉल्व करने के लिए। तो अगर मुझे न्यूमरेटर मैक्सिमम करना है तो मुझे सिर्फ इतने ही हिस्से को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जब मैं इतने हिस्से को डिफरेंशिएट करूंगा इसको कांस्टेंट रख करके, तो मेरे पास आएगा, जब मैं डिफरेंशिएट करके निकलूंगा तो मेरे पास आएगा 2 cos अल्फा 1 माइनस 2 रो इज इक्वल टू 0। ऊपर वाला हिस्सा मैंने खाली डिफरेंशिएट किया क्योंकि मुझे इसको मैक्सिमा करना है। ये अगर वैसे का वैसे भी रहेगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें डिफरेंस भी है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट भी हो जाते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं पाऊंगा कि मेरी मैक्सिमा की कंडीशन जो है वो रो इज इक्वल टू cos अल्फा 1 आएगी। दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा ऑफ एफिशिएंसी, डायग्राम एफिशिएंसी इन रिएक्शन टरबाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आई बात समझ में।
ये क्यों किया हमने? किसी को डाउट हो तो पूछिए जल्दी से, क्योंकि 3 मिनट दिख रहे हैं यहाँ पे। सर एक बार फिर से यही समझा दो। देखो, मुझे इस एफिशिएंसी को, मैंने रो के टर्म्स में जो एफिशिएंसी मैक्सिमम बनाई है, इसको मैक्सिमम होने के लिए मेरा न्यूमरेटर मैक्सिमम होना चाहिए। यस सर। ठीक है, न्यूमरेटर मैक्सिमम होने के लिए ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग द होल term in division also, if I just differentiate the upper term and make it maxima, तो मेरी efficiency भी maximum हो जाएगी। ठीक है सर। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो differentiate करूंगा वो d2 रो 2 cos alpha minus रो with respect to d रो कर दूं is equal to 0 कर दूं, तो मेरा maximum आ जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा आएगा। यस। तो मैंने ऊपर वाले हिस्से को जब डिफरेंशिएट किया तो मेरा डिफरेंशियल इस तरीके से निकल करके आया। आप करके देखिएगा, यही वैल्यू निकल के आएगी। यस सर। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू 0 पर पुट करूंगा तो मैं पाऊंगा कि मेरी रो की वैल्यू जो है, जो रेशियो है मेरे ब्लेड वेलोसिटी टू द स्टीम वेलोसिटी का, वो उसकी वैल्यू cos alpha 1 आएगी फॉर रिएक्शन टरबाइन। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा फॉर रिएक्शन टरबाइन। कंडीशन फॉर मैक्सिमा फॉर रिएक्शन टरबाइन ये था, याद कीजिए, अगर यही इंपल्स टरबाइन होता तो ये कंडीशन था cos alpha 1/2। याद आया? यस सर। यस सर। तो आपके लिए इसमें होगा क्या कि इस केस में आपके रिएक्शन टरबाइन के लिए वो 2 वाला टर्म हट जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो आप ये पाएंगे कि अब जहां जहां रो आई है, यहां जहां जहां रो आया है वहां पे cos alpha 1 डालते चले जाओ। जहां जहां रो आया है अगर cos alpha 1 की वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे वैल्यू पुट करके आंसर बता रहा हूं आपको। डायग्राम एफिशिएंसी मैक्सिमम फॉर रिएक्शन टरबाइन विल बी 2 cos square alpha 1 अपॉन 1 प्लस cos square alpha 1। ये आंसर आएगा जब आप रो की वैल्यू यहां पुट कर देंगे एज cos alpha 1। तो एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम आपकी आएगी 2 cos square alpha 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos square alpha 1। ठीक है, ठीक है। अगर मुझे वर्क डन मैक्सिमम निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, कैसे निकालेंगे, क्योंकि रो इज इक्वल टू यू अपॉन C1 होता है, इज इक्वल टू cos alpha 1 हो जाता है। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, या U की वैल्यू क्या हो जाएगी, U की वैल्यू इस केस में हो जाएगी C1 cos alpha 1। वर्क डन के फॉर्मूले में जब आप इसको डालेंगे U की वैल्यू C1 cos alpha 1, तो वर्क डन जो मैक्सिमम निकल के आएगा रिएक्शन टरबाइन के लिए